आज हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्रिज्म, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ सबसे पहले हम लोग को जानना है प्रिज्म क्या है। मैथमेटिकली प्रिज्म को हम डिफाइन करते हैं। प्रिज्म इज ए थ्री dimensional surface with two opposite faces are parallel and congruent and remaining faces are rectangular। प्रिज्म जो है वह त्रिविमीय ठोस है, या हम कह सकते हैं कि थ्री डायमेंशनल फिगर है, त्रिविमीय आकृति है, जिसकी सम्मुख सतहों का एक वन पेयर ऑफ अपोजिट सर्फेस इज पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। वह जो है समानांतर और सर्वांसम होता है। एंड रिमेनिंग फेसेज आर रेक्टेंगुलर, और शेष सतहें जो होती हैं वो आयताकार है। सबसे पहले हम प्रिज्म के बारे में ही जानेंगे, उसके बाद बाकी पढ़ेंगे। यह जो है यह हो गया ट्रायंगुलर प्रिज्म, यह त्रिभुजाकार प्रिज्म। उसी तरह से यह हो गया रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश, ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश जो है इसमें कॉन्ग्रुएंट भी है और पैरेलल भी है, सर्वांसम भी है और समानांतर भी है। बाकी जो है वो रेक्टेंगल है। उसी तरह से ए बी सी डी, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, इसमें ए वाली सरफेस जो है इसके कॉन्ग्रुएंट भी है और सर्वांसम भी है। बाकी ये सभी रेक्टेंगल होंगी। ए डैश बी डैश बी, यहाँ हो जाएगा सी सी डैश डी डैश डी, ये सब जो है वो रेक्टेंगुलर है। बी बी डैश सी डैश सी डैश सी डैश सी। उसी तरह से जो होगा वह पेंटागोनल प्रिज्म भी होगा। यह हो गया पेंटागोनल प्रिज्म। पेंटागोनल प्रिज्म। ऐसे ट्रायंगुलर प्रिज्म को ही हम प्रिज्म मानते हैं। फिजिक्स में इसी का हम यूज करें, इसी के बारे में पढ़ें। ऐसे इसको जो है हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। प्रिज्म इज ए three-dimensional solid bounded by 5 surfaces in which whose rectangular surfaces are inclined at an angle। दो रेक्टेंगुलर सर्फेसेस जो होती हैं वो के एंगल पर इंक्लिंड होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी। यह जो है ट्रायंगुलर प्रिज्म को ही हम प्रिज्म मानेंगे। यानी प्रिज्म की परिभाषा हम फिजिक्स के अनुसार ऐसे भी दे सकते हैं कि प्रिज्म जो है वह 5 सतहों से घिरा हुआ एक ठोस है या एक मीडियम है, एक माध्यम है, जिसकी 2 सतहें रेक्टेंगुलर सतहें, 2 आयताकार सतहें
होती हैं वो एक एंगल पर, एक कोण पर जुड़ी हुई होती है या एक दूसरे से। तो 3 रेक्टेंगुलर सरफेस जो होती हैं उसमें एक को जो है हम बेस बोलते हैं और 2 रेक्टेंगुलर सरफेस जो एक दूसरे से एक एंगल पर इंक्लाइंड होती है, जुड़ी होती है एक कोण पर, उसको जो है हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपवर्तक सतह से। वैसे जनरल प्रिज्म का जो मेन डिफिनेशन हुआ वह यही हुआ, प्रिज्म इज ए 3 डायमेंशनल सॉलिड इन विच one pair of opposite faces are parallel and congruent and remain faces are rectangle। तो इस तरह से जो है हम प्रिज्म के बारे में पढ़े। अब जो है थोड़ा सा हम ट्रायंगुलर प्रिज्म और उससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगुलर प्रिज्म में ट्रायंगुलर प्रिज्म को ही हम प्रिज्म बोलेंगे। यह हो गया ट्रायंगुलर प्रिज्म या इसी को हम कहेंगे प्रिज्म। इसमें जो है ए डैश बी ए डैश सी ये 2 रेक्टेंगुलर सरफेस जो हैं वो एक ऐसे एंगल पर जुड़ी हुई है, तो इनको जो है हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपवर्तक सतह कहेंगे और इनके बीच जो एंगल बन रहा है उसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे। ऐसे किसी भी 2 रेक्टेंगुलर सरफेस को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले सकते हैं और जो 3rd रेक्टेंगुलर सरफेस होगा वह बेस ऑफ प्रिज्म का आधार करना है। उसके बाद इन दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच, दोनों अपवर्तक सतहों के बीच जो एज जो होता है, उनका जो कॉमन एज जो होता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग एज। दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यह एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा अगर उसको लेंगे तो। अगर बी डैश ए डैश और बी डैश सी डैश को लेंगे तो एंगल ऑफ बी जो होगा वह एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। यह जो है एक तरह से यह जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके बाद तो यह 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच, 2 अपवर्तक सतहों के बीच जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, रिफ्लेक्टिंग एज हो गया, बेस ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म में ऐसे फेस सरफेस जो होंगे, सरफेस अगर हम कहेंगे सतह, तो 1 2 3 2 5 सरफेस होंगे। उसके बाद जो है एज, किनारे जो होंगे, सतह हो गए 5, किनारे जो होंगे तो 9 1 2 3 3 3 6 और 3 9 एज जो होंगे 9 होंगे। उसके बाद जो होंगे एंगल, या हम कह सकते हैं कि वर्टेक्स जो होंगे, शीर्ष कितने होंगे, ये जो होंगे कितने होंगे तो 6 होंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रिज्म से लाइट का रिफ्लेक्शन। प्रिज्म का यह प्रॉपर्टी है कि उससे जो रे ऑफ लाइट पास करती है वह बेस की ओर बेंड, उसके पीछे रीजन और यह रे जो है वो बाहर। अगर इसमें जो है रे डायग्राम देता है ड्रा करने के लिए तो उसको हम ऐसे ही डालेंगे। यह ABC हो गया प्रिज्म। जनरली एक्सपेरिमेंट में या डायग्राम में हम प्रिज्म का ऐसे फिगर न बना करके इस तरह का फिगर बना, इस पर P Q R S, यहाँ नॉर्मल हम ड्रा कर दे रहे हैं। इस पर भी जो है इस सरफेस पर भी ऐसे नॉर्मल ड्रा कर दे रहे हैं। M डैश N डैश,
यह एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, यह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1। उसी तरह से इधर जो होगा दूसरा हो जाएगा, अगर इधर से हम लेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। अब यहाँ जो है इसका डायग्राम हो गया। अब यहाँ एक क्वेश्चन आ जाता है कि जब ग्लास स्लैब से आयताकार कांच की सिल्ली से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो उसमें जो होती है इमर्जेंट रे व इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाती है, लेकिन इसमें पैरेलल नहीं होते। इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ जो बनता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा। यह हो गया एंगल ऑफ डिविएशन, विचलन कोण, प्रिज्म के विचलन कोण। तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो एक एंगल पर जुड़ी हुई होती है, एक एंगल पर जुड़ी हुई होती है, मिली हुई होती है। इसलिए यह जो है इसमें इमर्जेंट रे जो होती है वह इंसिडेंट रे के पैरेलल नहीं होती, लेकिन ग्लास स्लैब में वह जो है पैरेलल हो जाती है। ग्लास स्लैब में या ग्लास स्लैब हो गया तो ग्लास स्लैब में जब इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, इमर्जेंट, तो जो इमर्जेंट रे है यह जो है इसके पैरेलल हो जाती है, दोनों पैरेलल। लेकिन इसमें ये जो है दोनों पैरेलल नहीं। PQRS, तो इसमें जो है यह PQ का डायरेक्शन हो गया और RS दोनों पैरेलल है, लेकिन इसमें PQ का डायरेक्शन और RS जो है वो पैरेलल नहीं। तो दोनों के बीच जो एंगल बना वह एंगल ऑफ डिविएशन। इसमें अब यहाँ एक चीज ये है कि इसकी दोनों जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ग्लास स्लैब में ये दोनों पैरेलल है, इसीलिए इमर्जेंट रे जो होती है, जो RS है इमर्जेंट रे है, वह इंसिडेंट रे PQ के डायरेक्शन के पैरेलल है, लेकिन इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो दोनों एक एंगल पर मिली हुई है, इसीलिए जो इमर्जेंट रे है वह इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के पैरेलल नहीं। उसके बाद अब इसमें जो है यहाँ एयर है बाहर, यह हो गया आपका ग्लास, फिर बाहर इधर एयर है। तो रेयर मीडियम से जब लाइट जो है डेंसर मीडियम में पास करता है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल डिविएट होता है, नॉर्मल की ओर, लंब की ओर, अग्रम की ओर विचलित हो जाता है। तो यह PQ ऐसे इंसिडेंट हो रही है, एयर है या रेयर मीडियम है, ग्लास डेंसर मीडियम हुआ तो वह नॉर्मल MN, नॉर्मल की ओर डिविएट हो गई। और फिर ग्लास से जब एयर में पास करती है तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास करती है, तो वह जो है यह नॉर्मल है M', तो उससे जो है अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर डिविएट हो जाती है। तो इस तरह से जो है प्रिज्म से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। अब यहाँ एक चीज हम जो है कुछ रिलेशन के बारे में जाने, वह रिलेशन है क्या? तो यहाँ हम लोग को ये जानना है कि जो R1 और R2 है वह एंगल ऑफ प्रिज्म के दोनों का सम एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल हो जाता है। इसको ट्रायंगल का प्रॉपर्टी का यूज करके हम प्रूव करेंगे तो हो जाएगा A इक्वल टू R1 प्लस R2, A इक्वल टू R1 प्लस R2। और यहाँ जो है I1, दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस को ले लूं तो I1 प्लस I2 इक्वल टू डेल्टा प्लस एंगल ऑफ डिविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाता है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग को जानना है, यह तो हो गया रे डायग्राम, प्रिज्म से लाइट का रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है उसका हम रे डायग्राम कैसे करेंगे। तो PQ जो हो गया, PQ यह हो गया इंसिडेंट रे, उसके बाद जो है QR हो गया, यह QR हुआ रिफ्रैक्टेड रे, उसके बाद RS हो गया इमर्जेंट रे,
ये रे हो गए mn एंड m डैश n डैश, ये दोनों जो हो गए ये हो गए नॉर्मल। यह जानना है, इस रिलेशन को जानना है। कभी कभी अगर कंपटीशन वगैरह में तो पूछता ही है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी। तो इस तरह से हम प्रिज्म से लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे कि प्रिज्म से जब लाइट पास करता है तो वह जो है बेस की ओर बेंड हो जाता है। क्यों हो जाता है उसके रीजन के बारे में भी हम जानेंगे, और इस रिलेशन के बारे में भी जानेंगे। अब हम लोग को ये जानना है कि एंगल ऑफ डिविएशन, हाउ मेनी फैक्टर ऑन विच एंगल ऑफ डिविएशन इज। तो यहाँ जो है 4 फैक्टर्स, 4 कारण ऑन विच एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड। 4 फैक्टर हैं जिसके ऊपर जो है एंगल ऑफ डिविएशन निर्भर करता है, डिपेंड करता है। 4 कारण हैं जिसके ऊपर एंगल ऑफ डिविएशन, विचलन कोण जो है वो निर्भर करता है। इसमें फर्स्ट है एंगल ऑफ पहले चले हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण, आपतन कोण पर। तो इसके साथ कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ता है तो एंगल ऑफ डिविएशन अपने मिनिमम वैल्यू के लिए न्यूनतम मान तक घटता है और फिर उसके बाद बढ़ना शुरू। अगर आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करता है, बढ़ता है, तो एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम वैल्यू के लिए, न्यूनतम मान के लिए घटता है और फिर उसके बाद बढ़ता है। नंबर 2 एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के कोण। तो प्रिज्म के कोण पर तो इसके जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती। यानी अगर प्रिज्म का कोण बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डिविएशन, विचलन कोण बढ़ेगा। प्रिज्म का कोण बढ़ेगा तो विचलन कोण बढ़ेगा, प्रिज्म का कोण घटेगा तो विचलन कोण घटेगा। इसके जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म के अपवर्तनांक पर, यानी उसके मटेरियल पर, उसका जो मटेरियल होता है उसके डेंसिटी पर, ऑप्टिकल डेंसिटी पर, या उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, उसके अपवर्तनांक। तो इसके भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी प्रिज्म के मटेरियल का डेंसिटी बढ़ेगा, उसका अपवर्तनांक अधिक होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा, तो एंगल ऑफ डिविएशन इंक्रीज करेगा। अगर कम होगा, घटेगा तो घटेगा, यानी उसके समानुपाती, 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चौथा फैक्टर जो है नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, यानी वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट पर या लाइट की कलर पर, इसके जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रकाश के रंग या तरंग दैर्घ्य पर इसके जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती
होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर प्रकाश का वेवलेंथ जो होगा वह कम होगा तो एंगल ऑफ डिविएशन अधिक होगा। अपवर्तनांक बढ़ेगा, प्रकाश का कलर का अपवर्तनांक बढ़ेगा तो जो है विचलन कोण घटेगा, अपवर्तनांक घटेगा तो विचलन कोण बढ़ेगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाइट लाइट के 7 कंपोनेंट कलर हैं, उसमें सबसे अधिक वेवलेंथ जो है वो रेड का होता है और सबसे कम वेवलेंथ जो होता है वो वायलेट का, सबसे अधिक वेवलेंथ जो होता है वो लाल का होता है और सबसे कम वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य जो होता है वो बैगनी का होता है। तो बैगनी के लिए डिविएशन अधिक होगा, विचलन अधिक होगा, इसलिए विचलन कोण का मान अधिक होगा, और रेड के लिए डिविएशन कम होगा, इसलिए रेड के लिए विचलन कोण का मान जो होगा वो कम। तो आज हम लोग पढ़ लिए प्रिज्म से लाइट का रिफ्लेक्शन, प्रिज्म के बारे में पढ़ लिए, उसके कुछ पार्ट के बारे में, ऐसे पिछली कक्षाओं में भी 8th क्लास में हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद जो है उससे लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिए, कुछ रिलेशन के बारे में पढ़ लिए, एंगल ऑफ डिविएशन के बारे में पढ़ लिए और कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड करता है। एंगल ऑफ डिविएशन को हम डिफाइन करते हैं, द एंगल फॉल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट इज नोन एज एंगल ऑफ डिविएशन, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा या उसके बीच जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ डिविएशन विचलन कोण कहते हैं। ये 4 फैक्टर के ऊपर, 4 कारण के ऊपर डिपेंड करता है। एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण पर, तो आपतन कोण के लिए होता है कि अगर आपतन कोण बढ़ता है तो यह जो है पहले घटता है और फिर बढ़ना, मिनिमम वैल्यू तक घटता है, न्यूनतम मान तक और फिर बढ़ता है। उसके बाद जो है एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के कोण पर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपातिक होता है। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ेगा अधिक होगा तो एंगल ऑफ डिविएशन अधिक होगा और घटेगा तो कम। उसके बाद जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म या डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर या उसके प्रकाशीय घनत्व पर, इसके भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपातिक होता है। अगर प्रिज्म के पदार्थ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक अधिक होगा तो एंगल ऑफ डिविएशन अधिक होगा, कम होगा तो कम होगा। उसके बाद कलर ऑफ लाइट पर या वेवलेंथ ऑफ लाइट पर, लाइट के नेचर पर, प्रकाश के रंग पर, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर या उसके प्रकृति पर। तो अगर वेवलेंथ अधिक होगा तो एंगल ऑफ डिविएशन कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेवलेंथ कम होगा तो एंगल ऑफ डिविएशन अधिक होगा, है ना। इस तरह से जो है रेड के लिए सबसे कम एंगल ऑफ डिविएशन होता है रेड लाइट के लिए, और वायलेट के लिए, बैगनी के लिए एंगल ऑफ डिविएशन का मान सबसे अधिक होता है। आज यहीं तक, आगे हम लोग जो है डिफरेंट कलर के बारे में पढ़ेंगे या जो है डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे।